Hello बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। आज हम गेट लाइफ साइंस होते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी। आज हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइक्रोबायोलॉजी को आज हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे। उसमें कौन किस साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवर की थी, डिस्कवरी देखेंगे। उसी के साथ अब देखते हैं। पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री का क्या है, तो उसमें हम बात करेंगे कि एंटोनियो वान लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था। जस्ट एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने क्या किया था। रॉबर्ट लुइस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, पारोल इलरिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैलमन वेस्टमैन, ब्रिजमिन, ऐसे जितने भी उसमें हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसे एबायोजेनेसिस भी कहते हैं, जर्म थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं कि रॉबर्ट रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर किया था, यूनिट ऑफ द सेल। जो सेल्स थी, सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में। was able to see all through compounds microscope, जिसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया था, आइडेंटिफाई किया था। हुक्स माइक्रोस्कोपी लॉक रिजोल्यूशन नॉट एबल टू सी माइक्रोब्स। इन्होंने माइक्रोस्कोप्स के बारे में डिस्कवर किए थे। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक के बारे में बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक जो थे उनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले जो एंटोनियो वन लीवरहॉक थे इन्होंने सिंगल लेंस की एक माइक्रोस्कोपिक बनाई थी, जिसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा। जैसे जब हम लोग बच्चे छोटे थे तो हम लोग देखते थे और वो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ऐसा एक हमको स्लाइड मिलता था, जिसको सबसे पहले एंटोनियो वन लीवेनहॉक ने इस माइक्रोस्कोप की खोज की थी। फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग माइक्रोब्स, और इन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया था। इनकी इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप की खोज की थी उसकी पावर जो थी 550 to 30x मैग्निफिकेशन पावर थी। डिस्कवरी द बैक्टीरिया एल्गी प्रोटोजोआ एंड फंगी एज लिटिल एनिमल्स की। इन्होंने जो बैक्टीरिया जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया था, उनको इन्होंने एक एनिमल क्यूल्स नाम दिया हुआ था। सारे बैक्टीरिया जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इन सबको भी मतलब कंबाइंड नेम दिया हुआ था इन्होंने। उसके बाद हम बात करते हैं एंटोनियो वन लीeuwenhoek ने किया कैसे था। इनकी डिस्कवरी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये जो 1683 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश डिस्क्रिप्शन में वेरियस ड्राइंग ऑफ बैक्टीरिया बाय लिवेनहॉक ने बहुत सारे बैक्टीरियाज के बारे में बताया था, जो इसे पब्लिश किया गया था 1683 में। जो रॉयल सोसाइटी है लंदन में, इसको पब्लिश किया गया था, इनके डिस्क्रिप्शन को पब्लिश किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, जिसे एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या समझते हैं? जैसे जो होता है ना, ये स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन था इसमें एक थ्योरी दी गई थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ फॉर्म में ऑर्गेनिज्म है, वो सब नॉन लिविंग मैटर से अराइज हुए हैं। मतलब जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी उत्पत्ति, उनका जन्म, उनकी अराइजनेस जो है वो नॉन लिविंग मैटर से हुई थी, जिसको कहा गया था ए बायोजेनेसिस। इसे ए बायोजेनेसिस भी कहा गया था। जब अरस्तु ने वह देखा, वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, जो अरस्तु थे वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने डेवलप किया था आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड आइडिया लेटेस्ट फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। 2000 पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन को दिया गया था। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अरस्तु थे इन्होंने इसको दिया था। उस समय पीपल को जो हमारे लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उस समय लोगों को ये बिलीव था कि जो टोड्स हैं, स्नैक्स हैं, माइस है, कुड बी बोर्न फ्रॉम मॉइस्ट सॉइल। ये सॉइल से जन्म हुआ है इनका। फाइल्स फ्रॉम मैच्योर मैगट्स का जो है वो उनका जन्म जो हुआ है डेकाइस क्रॉप से हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोज स्पॉन्टेनियसली इन ब्रॉथ, कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रॉथ में भी हो सकते हैं। ऐसी ऐसी
अवधारणाएं थी लोगों की। उसके बाद से क्या था इन्होंने कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन का ही पार्ट है कि there was a debate controversy between the belief of spontaneous generation versus abiogenesis, मतलब abiogenesis और biogenesis में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। बायोजेनेसिस जो होता है वो कहता है कि all living things come only from other living things by means of reproduction। जो बायोजेनेसिस था और ये बायो जेनेसिस, इसमें कहा जाता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इनका रेप्लिकेशन हुआ है, यानी रिप्रोड्यूस हुआ है, इनका रिप्रोडक्शन हुआ है। लेकिन जो ए बायोजेनेसिस थी, ए बायोजेनेसिस की बात करें हम, तो इसमें बताया गया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनका एराइजेस हुए हैं, इनकी बर्थ हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी जो साइंटिस्ट है लुइस जैकबॉल्ट, जिन्हें जानते हैं लुइस जैकबॉल्ट के नाम से। इन्होंने क्या किया था इन 67 जैकबॉल्ट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था विच ही डिवाइडेड हे इन फ्यूजन दैट हैड बीन बॉइल्ड इनटू टू कंटेनर, इन्होंने दो कंटेनर वो बॉयल किया था। ये स्पॉन्टेनियस और जो हमारा बायोजेनेसिस और ये बायोजेनेसिस था उसी पे इन्होंने काम किया था। ओनली द ओपन वेसल डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने बताया कि जो वो जब इन्होंने बॉयल किया था तो इन्होंने देखा कि एक को कवर किया था, एक को इन्होंने कवर नहीं किया था, विदाउट कवर कवर्ड किया था, एक को विदाउट कवर किया था। तो जो विदाउट कवर वाला था इसमें इन्होंने देखा कि जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं इसके कारण इसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराइज होते हैं। जबकि जो कवर्ड किया गया था उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आया। इससे इन्होंने कहा कि जो ये डिस्प्रूव किए थे ए बायोजेनेसिस, जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी थी कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स आई है, उसको इन्होंने डिस्प्रूव किया था लुइस जै जैबलॉट ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग याद, फ्रांसिस्को रेड्डी, इन्होंने भी बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है इसलिए इस पे बहुत से लोगों ने अपनी अपनी मत को, अपनी अपनी थ्योरी को दिया है। ये इटालियन फिजिशियन थे। स्ट्रॉन्ग अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी इन 1668 conduct experiment to demonstrate that maggots did no arises spontaneous from decay as matter। इन्होंने कहा कि जो मैगट्स होते हैं वो ऐसे ही मतलब कहीं से भी हो जाती है। इन्होंने देखा कि नहीं, जो मीट को इन्होंने मीट का टुकड़ा लिया, एक मांस का टुकड़ा लिया और इसको एक जार में रखा, और जिस जार को इन्होंने सील करा उसमें इन्होंने देखा कि मैगट्स का अराइजमेंट नहीं हुआ, उसमें मैगट्स की जैसे बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के होते हैं मैगट्स, उनमें इन्होंने जन्म ही नहीं हुआ, मैगट्स उसमें आए ही नहीं। लेकिन जो ओपन था, एक एक को इन्होंने ओपन रखा और मांस के टुकड़े को रखा, इसको ओपन रखा, इसमें देखा कि मैगट्स आ गए हैं, मतलब इसमें मैगट्स आए, हैचिंग हुई है, फ्लाइज हुई हैं। इसलिए इन्होंने इन्होंने भी, जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, इन्होंने भी डिस्प्रूव किया था, ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं जॉन नेंडम। जॉन नेंथम का नाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी बहुत अच्छी, इन्होंने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो बायोजेनेसिस और ये बायोजेनेसिस थी इसी पे इन्होंने भी काम किया था। इनके अनुसार इनकी भी बात कर लेते हैं हम। इन्होंने कहा कि इन 1745 Needham prepared various broth and boiled them from few minutes in kill micro। इन्होंने ब्रॉथ बनाया, एक जार लिया इन्होंने और इसमें इन्होंने ब्रॉथ को डाला, उसके बाद से ब्रॉथ को प्रिपेयर किया, बनाया। उसके बाद से सील द फ्लास्क विथ लूज क्रॉक एंड सो दैट एयर कैन एंटर द फ्लास्क। और इन्होंने एयर को, कुछ को एंटर किया फ्लास्क में, एयर को आने दिया, और एक में टाइटली सील्ड कर दिया, एयर को नहीं आने दिया। उसके बाद इन्होंने देखा, उसको कोल्ड किया सॉल्यूशन को, सो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ है। क्लेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप स्पॉन्टेनियस फ्रॉम फ्लूइड, जो हमारे फ्लूइड्स थे उसमें स्पॉन्टेनियस में हमारे माइक्रो ग्रोथ किए थे। फर्दर स्ट्रेंथली द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इन्होंने जो हमारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी उस पर स्ट्रांगली काम करके ये बताया कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग थिंग से ही आता है, नॉन लिविंग थिंग से नहीं आते हैं। उसके बाद से लैजार्डस प्लेजा का भी नाम बहुत ही आता है। इनकी भी बहुत अच्छी डिस्कवरी रही है। इनके बारे में बताया कि जो ये 1729 से 1799 तक इन्होंने disagreed with Needham claim that he did not seal jar well enough. Microbes could be come from air. Also, he
failed to heat his jar sufficiently to kill all the microbes. 20 years later, he repeated Lindum experiment but changed two things. 2 साल बाद 20 साल भी सॉरी 20 साल बाद इन्होंने जो निंदम एक्सपेरिमेंट किया था उसी को रिपीट किया। इसमें इन्होंने क्या किया, वाइल्ड फ्लावर्स फॉर लॉन्गर टाइम एंड फ्लास्क were sealed properly, जिसमें इन्होंने वाइल्ड केस को सील्ड किया प्रॉपरली एंड सजेस्टेड दैट ब्रोथ डिड नॉट प्रोड्यूस लाइव बट एक्सटर्नल एयर माइट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए ना एयर की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है। इन्होंने he proved the spontaneous growth could not occur without, देख सकते हैं, एयर। बिना एयर के मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एराइज विथाउट विथाउट एयर नहीं हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते हैं। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते थे, निंदम ऑर्केस्ट्रा और स्पार्कुलर, जिनके एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस थे, क्या फैक्टर्स थे, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। इसमें हम देखेंगे कि वाइटल फोर्स नेसेसरी फॉर स्पॉन्टेनियस ग्रोथ was destroyed by prolonged heating, kill the ability to brought to give life. In 1858, Rodolph Vickelsa gave the concept of biogenesis, but could not give the proof. कोई प्रूफ नहीं दिया था इन्होंने। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, लुईस पास्चर की बात करते हैं। अब लुईस पास्चर, तो अगर पास्चराइजेशन की बात होती है तो उसमें लुईस पास्चर का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन्होंने 1861 में जो हमारा स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी उसको डिस्प्रूव किया था बाय प्रिवेंटिंग डस्ट पार्टिकल फॉर रीचिंग द स्टेराइल ग्रोथ। अगर इन्होंने एक ऐसे इस टाइप का, देखिए कितनी अच्छी इन्होंने फ्लास्क को लिया है। इनकी फ्लास्क देख रहे हैं आप लोग, कितनी अच्छे मोल्डेड फ्लास्क, पता ना कहाँ से इनको मिला था। पास्चर so that microbes can be present on non-living matter, air, solid, liquid. He demonstrated that microbes can be destroyed by heat. This discovery formed the basis of aseptic technique that prevent contamination by the unwanted microorganism। इन्होंने कहा कि एसेप्टिक कंडीशन से अगर हम करते हैं ना किसी भी काम को, तो उसमें कोई भी कंटामिनेशन अगर नहीं है तो उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी ही नहीं। उसके बाद से अब हम बात करते हैं गोल्डन एज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, कि हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी जो गोल्डन एज थी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारी ये जो गोल्डन एज था 1857 से 1914 की जो हमारे ईयर्स रहे हैं उसे हम गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। पास्चर एंड रॉबर्ट को दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लीड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी एज ए साइंस। जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है पास्चर का एंड रॉबर्ट कोच का। Microbiologists studies chemical activity of microorganisms, prove the technique of microscopic and culturing microorganisms, developed vaccines, surgical techniques, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स की डिस्कवरी हुई, बहुत सारे। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है, आज तक का सबसे बेस्ट एज जो रहा है वो यही रहा है। इसमें जो 1857 में पास्चर आए जिन्होंने फर्मेंटेशन दिया, आज फर्मेंटेशन से इंडस्ट्री देख रही है, जितनी ग्रोथ कर रही है इंडस्ट्री फर्मेंटेशन के बेसिस पे। 1861 में पास्चर ने डिस्प्रूव किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, डिस्प्रूव किया था। अभी मैंने बात किया था कि 1861 में पास्चर का नाम आया और पास्चराइजेशन में आया। जो मिल्क को हम हीट करते हैं फिर उसको कोल्ड करके रखते हैं, उसका सी है लिस्टर। लिस्टर जो थी 1876 ईस्वी में आई थी, इन्होंने एसेप्टिक सर्जरी दी थी। इनके अनुसार ना पहले जैसे होता था कि एसेप्टिक सर्जरी नहीं होती थी, ऐसे ही घाव को खोल देते थे, वुंडेड ऑपरेशन होती थी, ऐसे ही मतलब सर्जरी तो होती नहीं थी लेकिन जो भी होती थी वो ऐसे ही होती थी। इन्होंने एक केमिकल को यूज किया था, अभी हम नेक्स्ट आगे बताते हैं। उसके बाद 1876 में कोच ने दिया था जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज, जर्म थ्योरी दिया था। उसके बाद 1881 में कोच ने प्योर कल्चर टेक्निक दिया था। पाश्चर ने कॉलेरा रैबिस की वैक्सीन दी थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब हम देखते हैं लुईस पास्चर की। अब बात करते हैं लुईस पास्चर, बहुत ही फेमस नाम है लुईस पास्चर, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन गेट में ऐसे ऐसे जो जितने भी रेगुलर एग्जाम है सब में पूछे जाते हैं। पर गेट लाइफ साइंस एक्सेल की बात करें हम, गेट एक्सेल की, तो इसमें बहुत ऐसे बहुत इससे इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, ये बात टर्म हमेशा याद रखिएगा। सो
microbes caused by fermentation and exploits. 1857 में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बताया कि जो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। 1860 में ईस्ट आर इन्वॉल्व इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की ईस्ट जो होता है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इंट्रोड्यूस टर्म एरोबिक एंड anaerobic for yeast, pasture effect. Inhibition effects of oxidation on fermentation is known as pasture effect. Proposed germ theory of disease, pasteurization, development of anther vaccine, resolved prevent problem to silkworm, development of rabies vaccine। लुईस पास्चर ने बहुत सारे कंट्रीब्यूट किए थे माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में, इसीलिए तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है। फर्मेंटेशन और पास्चुराइजेशन ये दो टर्म है जिससे लुईस पास्चर ने दिया था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। In 1854, Pasteur was approached to solve the problem related alcoholic production at local distillery. Pasteur found a microorganism yeast converted sugar to alcohol in absence of air fermentation। ये जो था ना, पास्चर ने ये देखा कि जो ईस्ट होता है उसके पास एक एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब विदाउट एयर के रिक्वायरमेंट से भी वो जो है कि ईस्ट को जो है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। Curing and spoilage of wine, beer in caused by different microorganisms called bacteria। इन्होंने बैक्टीरिया टर्म किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बैक्टीरिया कन्वर्ट अल्कोहल इनटू विनेगर। अब देखिए, जब अगर शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है तो वहां पे भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वहां ईस्ट का यूज करते हैं। और जब हम ईयर की प्रेजेंट में बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल इनटू विनेगर, जो अल्कोहल है उसको विनेगर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पास्चर सजेस्ट द undescribable microbes might be removed by heating that cord sponge। He found that holding the Jessica and temperature 60, यहाँ हम बात करें आप टेम्परेचर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सब चीजें याद करने वाली चीजें होती है बच्चे। ये जो 62 डिग्री 62.8 डिग्री सेल्सियस है जिसको 145 फ़ारेनहाइट कहते हैं, फॉर हाफ आवर यानी 13 minutes was enough to kill microbes। पास्चुराइजेशन, इन्होंने बताया था कि जितने भी हमारे मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर हम 62 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स हम बॉयल करते हैं तो उसमें माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। पास्चुराइजेशन is now commonly used to reduce spoilage and kill harm। जितने भी दूध, जब जैसे दूध मिल्क के प्रोडक्ट है इनको खराब बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन का यूज करते हैं एंड किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन मिल्क। देखिए मैंने बताया मिल्क एंड अल्कोहलिक ड्रिंक, डेयरी इंडस्ट्री एंड अदर फूड्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनमें पास्चुराइजेशन जो टेक्निक है इसका बहुत ही लार्ज अमाउंट पे यूज किया जाता है, लार्ज तरीके से यूज किया जाता है। लुईस पास्चर, जो लुईस पास्चर थे इन्होंने 1861 में डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ जनरेशन को डिस्प्रूव किया था। उसके बाद पास्चर इफेक्ट के बारे में बात करते, पास्चर का नाम है, पास्चर इफेक्ट ना ये कैसे हो सकता है बच्चों। पास्चर इफेक्ट में क्या होता है, ही फाउंड erratic yeast broth caused by increased the yeast cell growth while fermentation rate decreased। A switch from the aerobic to anaerobic condition result to decrease the rate of carbohydrate breakdown by yeast। Inhibition effect of oxidation on fermentation is known as Pasteur effect। Describe the contrastive effects of the aerobic and anaerobic condition on the fermentation of sugar। नेक्स्ट बात करते हैं लुईस पास्चर वर्क विद सिल्क वर्म। जो लुईस पास्चर थे उन्होंने सिल्क वर्म पे कैसे वर्क किया था इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। इन्होंने देख, सिल्क वर्म आज अफेक्टेड बाय दो डिजीज होते हैं सिल्क वर्म में। ये हमारे सिल्क वर्म होते हैं जो सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, इनमें दो डिजीज होती है, पैब्रिन एंड फ्लैचरीन। पैब्रिन इज डिजीज ऑफ सिल्क वर्म caused by protozoa named ये नोसेमा बॉम्बैक्सी। ये जो होता है प्रोटोजोआ होता है जो काज करता है सिल्क वर्म डिजीज को। पास्चर शो दैट प्रोबेबल डिजीज ऑफ द सिल्क वर्म वाज काज्ड बाय प्रोटोजोआ, की प्रोटोजोआ से काज होता है, इन्होंने देखा था।
Pasteur noticed that one with Nosema disease developed senior crops related and so that disease was both hereditary and continuously. Mother mouth microscopic experimental method suggested to use only healthy and disease-free caterpillar of for ब्रीडिंग के लिए जो है कि डिजीज फ्री कैटरपिलर का यूज करें। हाँ, मदर मंथ माइक्रोस्कोपी एक्सपेरी वो एग्जामिनेशन मेथड जो होता है उसको हम आज भी बात करते हैं। उसके में हम बात करेंगे कि जो फीमेल माउथ होता है अलाउ करता है ले एग्स को आफ्टर लेइंग एग ही राउंड द फीमेल माउथ एंड exampled under the microscope. His shiny corpus were observed. He destroyed the eggs, otherwise kept them for breeding. This method is still being used to silk producing countries. नेक्स्ट बात करते हैं फेसेटिस डिजीज जो एक और सिल्क वॉर्म में डिजीज होती है फैलारेशिया डिजीज की बात कर लेते हैं। इसमें हम होता क्या है कि ये होता है काज्ड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड बाय कंटामिनेटेड मूलावेरी लिप्स। जो ये मूलावेरी लिप्स को खाते हैं ना इससे इनको अंदर जो होता है ये डिजीज फैलती है। फैलारेशिया इन्फेक्टेड सिल्क वॉर्म लुक वीक एंड कैन डाई फ्रॉम दिस डिजीज। मतलब दुबले पतले हो जाते हैं पतले दुबले दिखने लगते हैं उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। सिल्क वर्म लैस दैट आर अबाउट द डाइफ्रोफ्लेसिस आर dark brown Louis Pasteur concluded that the flacid is caused by bacteria, advised hygiene rule like good ventilation and a quantitation of the suspected brass to the prevent contaminations. Next, वैक्सीन डेवलपमेंट माइक्रोबायोलॉजी में वैक्सीन की बात ना हो ऐसा हो थोड़ी सकता है। वैक्सीन चिकन कॉलेरा वैक्सीन chicken cholera is highly contagious and the lethal disease that occurred in the epidemic in the poultry yards caused by Pachylium multicidia. Pasteur suggested in the culturing causative virulent bacteria of the chicken cholera began inoculating chicken, but many chicken failed after inoculation. In 1880, Pasteur found vaccine by chance, accidentally discovery he Asian careless Chamberlain had to inject chicken with the fresh culture of the bacteria he decided to do after holiday and the culture remained in the batch. When he returned after a month, he carried about the pasture introduction and injected chicken with aged pure culture. Pasture observed that culture of chicken culture left on bench of for several weeks lost its pathogenicity but retained its ability to protect birds against subsequent infected by production of antibodies. This led to discovery of the process of attenuation and development of live vaccine. इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट की कल वीडियो में। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनके बारे में डिस्कवरी देखेंगे उनकी और भी बहुत सारी डिस्कवरी के बारे में हम कल की वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।